अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज कवर करनी है, वो है वायदा बाजार रिलेटेड स्टॉक्स की। सेबी ने प्रपोज करा है कि रूल्स नियम को और कड़ा करा जाए जो इंडिविजुअल स्टॉक डेरिवेटिव्स हैं उनके लिए, ताकि बेसिकली शायद माइंडसेट ये है कि मार्केट मैनिपुलेशंस को अवॉइड किया जा सके। पर यतिन बगल में इसीलिए बैठे हैं कि जो सेबी के ड्राफ्ट प्रपोजल्स हैं, क्या क्राइटेरियाज में बदलाव करने की तैयारी हो रही है या क्या कह रहा है सेबी, ये जान लिया जाए। यतिन, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है, मामला क्या है? तो ये एफएनओ एलिजिबिलिटी को लेके है। जो कौन से स्टॉक्स एफएनओ के अंदर शामिल हो सकते हैं उसके ऊपर सेबी ने अपनी गाइडलाइंस चेंज की हैं। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो जो पुरानी क्राइटेरियाज हैं उनके मुकाबले जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाया गया है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स ज़्यादा एलिजिबल भी होंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एफएनओ में स्टॉक्स हैं उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स बाहर आ सकते हैं अगर ये प्रपोजल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जान लेते हैं चेंजेस। अगर हम एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो जो मोटा मोटी 500 स्टॉक्स हैं निफ्टी और बीएससी के अंदर, वहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सबसे पहला पड़ाव आता हुआ नज़र पड़ेगा। यानी टॉप 500 कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन से इसके लिए एलिजिबल होंगी। जो मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज है, यानी MQSOS बोलते हैं इसको, कितने का माल आपको खरीदना या बेचना पड़ेगा ताकि ये एक स्टैंडर्ड डिविएशन से शेयर प्राइस का मूव आ जाए, उसको चेंज करके जो पहले 25 लाख था अभी 75 लाख से 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है जो पहले 500 करोड़ थी उसको बढ़ा के 1250 से 1700 करोड़ कर दिया गया है। जहाँ तक कि एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू है वो पहले 10 करोड़ रुपए डिलीवरी वैल्यू अगर होती थी आपके स्टॉक में तो एलिजिबिलिटी होती थी, उसको अब बदला के 30 से 40 करोड़ कर दिया, यानी 3 से 4 गुना वो बढ़ाया गया है। और जो प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क है उसके अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ट्रेडिंग, डिलीवरी, बहुत सारी चीज़ें जो स्टॉक को रिलेटेड है वो आती है। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो टॉप 500 कंपनी जहाँ डिलीवरी वॉल्यूम 30-40 करोड़ से ज़्यादा होता हो और जहाँ 100 से 75 लाख का इम्पैक्ट अगर आप बेचें तो आता हो, उन स्टॉक्स की पसंदगी की जाएगी एफएनओ सेगमेंट में। इसी का फॉलो। अच्छा, 2 सवाल है। एक तो अगर ये नियम बाकी इम्प्लीमेंट कर दिए गए तो इनके हिसाब से किन स्टॉक्स की एंट्री या एग्जिट होना तय है, और दूसरा ये मोटा मोटी क्यों कहा, मोटा माटी क्यों नहीं कहा आज? मोटा मोटी मतलब मैं ऐसे ही बोलता हूँ मैं। आप माटी बोलते थे, मोटा माटी। हाँ, आज मोटी बोला। मोटी मोटी बोलता हूँ। अच्छा, ठीक है। ये स्टॉक कौन से? तो देखिए आशीष, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो स्टॉक्स स्पेशली हम एक सेबी बोर्ड मीटिंग में गए थे, मैं और अनुज, तो सेबी चेयरमैन से यही बात हो रही थी कि भाई जोमेटो और डीमार्ट जैसे स्टॉक्स एफएनओ में नहीं हैं, एलिजिबिलिटी है लेकिन नहीं है, और अगर आ गए तो निफ्टी के पार्ट हो जाएंगे। तो पहले 2 स्टॉक्स जो लाइकली इंक्लूजन कैंडिडेट्स हैं वहाँ डीमार्ट और क्लियरली जोमेटो आपको होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन, CDSL, BSE, सरकारी कंपनीज में से आपको दिखाई पड़ेगा इरकॉन, IRFC जैसे काउंटर्स एलिजिबल हैं। पेटीएम, नायका जैसे न्यू एज स्टॉक्स भी यहाँ एलिजिबल होते हुए नजर पड़ेंगे। लेकिन कौन से शेयर्स बाहर जाएंगे? देखिए, जो स्टॉक्स क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहे हैं नई वाली, उनमें एबट इंडिया, अतुल, बलरामपुर चीनी, बाटा, बर्जर पेंट जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। सरकारी कंपनीज में से कैनफिन होम्स, GNFC शामिल है। चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल और CUB जैसे काउंटर शामिल है। लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन आपको गिना देते हैं जो ब्रॉडली बड़े स्टॉक्स हैं यहाँ जो है एफएनओ से बाहर होते हुए नजर पड़ेंगे। लेकिन क्लियरली नजर आशीष जोमेटो और डीमार्ट पर रहेगी, क्योंकि जैसे ही एफएनओ में आ जाते हैं नई क्राइटेरिया के हिसाब से तो शायद इनका निफ्टी इंक्लूजन भी लगभग तय माना जाएगा। ओ भाई साहब, रखिए जोमेटो और डीमार्ट को अपने रडार पे। यतिन, धन्यवाद आपका। अब सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक न्यूज की तरफ बढ़ा जाए। पहला एम्फोसिस रडार पे। सतपुतिल साहब, क्योंकि इन्फोसिस आपके रडार पे था तो एक बार जरा एम्फोसिस का चार्ट टटोल के रखिएगा। खैर, आज लास्ट ट्रेड होना है तो पता नहीं समीकरण कैसे बैठेंगे, लेकिन अब तक की चार्ट पोजीशनिंग कैसी थी आप ये बताना। हर्षदा, क्या अपडेट्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी जहां पर एक पर्टिकुलर एंटिटी 10.6% हिस्सा अपना ऑफलोड करने के लिए सामने आएगी, और यहाँ पर इन्होंने मार्केट डिमांड के चलते ये भी कहा है कि इस पर्टिकुलर डील को वो अपसाइज कर सकते हैं, यानी कि 15% टोटल फिर हिस्सा बेचा जा सकता है। प्राइसिंग ध्यान रखिएगा जिस पर BCP टॉपको अपना हिस्सेदारी बेचेगा, करीब 2350 रुपीज़ के प्रति शेयर के आसपास वो सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं।
और बेस केस के लिहाज से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक साइजेबल दरअसल चंक ऑफलोड होता हुआ दिखाई देगा। करीब 10.6% पर 4,700 करोड़ का सौदा संभव है और जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अपसाइज होगा, तो ऑफ कोर्स वो 6,000 करोड़ की तरफ जाएगा। लेकिन इस सौदे के बाद एक 180 दिनों का लॉक इन पीरियड है, यानी कि पूरी तरह से एग्जिट नहीं कर रहे हैं, कुछ स्टेक ये होल्ड करेंगे और 180 डेज के बाद फिर डिसाइड किया जाएगा उनकी तरफ से कुछ और माल आएगा या नहीं मार्केट में। लेकिन आज इसीलिए वो स्टॉक रेडार पर, क्योंकि बीसीपी टॉप को दरअसल 10.6% हिस्सा बेच सकती है और अतिरिक्त 5% हिस्सा बेचने के लिए भी वो तैयार रह सकते हैं। तो शायद 15% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी के प्रमोटर्स आज बड़े सौदों के थ्रू बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये ब्लॉक में हो गया तो मतलब हाथों हाथ लिया गया, खुलते बाजार में हुआ तो मतलब थोड़ी सी डिमांड फीकी थी, स्टॉक वैसे ही रिएक्ट करेगा। लेकिन सतपुते साहब, चार्ट पे पोजीशनिंग कैसी, एम्फोसिस की गिरावट में आप बायर हो या नहीं? आशीष जी, मुझे लगता है अगर आईटी की बात करें तो आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। एम्फोसिस की बात करें तो देखो, एम्फोसिस में जो मूव है वो 2200 से हुआ था और 2200 से लेकर 2550 यहाँ पे डबल टॉप होता है, 2550 के आसपास चैनल रेजिस्टेंस होता है। तो रही बात सपोर्ट की, तो मुझे लगता है आशीष जी कि सपोर्ट इसका बनता है करीबन 2350 से लेकर 2375, जहां पे इसके क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस आता है जिसमें 200 डीएमआ भी आता है। तो मुझे लगता है 2350 2375 ये लेवल होगा, अगर खुलेगा भी इस लेवल के आसपास तो मुझे लगता है कि चार्ट देख के कि ये संभलेगा। तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि आज अगर लोअर लेवल पे खुलता है तो रिकवरी देगा। आज तक रिकवरी मुझे लगता है 2400 2420 तक मिलेगी। तो आज का दिन थोड़ा पॉज होगा यहाँ पे, एम्फोसिस में एग्रेसिव ट्रेड न ले, उससे अच्छा तो बेटर है इन्फोसिस और टीसीएस। अच्छा आशीष, मैं CNBC TV 18 में गया था उस समय जब जतिन का वो लिंक चल रहा था F&O इंक्लूजन्स को लेकर। सारे नाम तो इम्पोर्टेंट है, मैं दो नाम पर खास तौर से नज़र रखना चाह रहा था, जोमेटो और डी मार्ट। क्योंकि मेरा मतलब अगर आप मार्केट कैप के क्राइटेरिया से देखें तो दोनों के दोनों स्टॉक्स निफ्टी इंक्लूजन के लिए क्लियरली एलिजिबल है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं मीट करते हैं कि F&O में नहीं है। तो इसके लिए तो ये इंटरेस्टिंग होगा। सारे नाम पे नजर रहेगी लेकिन ये दो नाम पे ज़्यादा नजर रहेगी मेरी। बिल्कुल ठीक। अब आइए अगला, पीआई इंडस्ट्रीज। मानस, चार्ट रेडी रखना आप, हर्षदा क्यों रडार पे ये स्टॉक? पीआई के लिए एक और सेटबैक आ सकता है आशीष। आपको याद होगा दिसंबर में पिछले साल इनके की क्लाइंट्स ने अपनी गाइडेंस कम की थी और उसके बाद स्टॉक को झटका लगा था। अब उसी क्लाइंट कुमियाई ने FY24 के लिए भी अपने रेवेन्यू गाइडेंस को और 9% घटाया है। जो दिसंबर में किया था उससे और 9% कम रेवेन्यू आने की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये जापानी दिग्गज एग्री केमिकल कंपनी है कुमियाई, और कुमियाई के लिए पायरोक्सोसल्फोन दरअसल पीआई इंडस्ट्री सप्लाई करती है इनके की पेटेंटेड प्रोडक्ट्स के लिए। और वही कुमियाई दरअसल इस समय कह रही है कि जो ग्लोबल डीस्टॉकिंग है उसके चलते हमारे बिजनेस पर दबाव आता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए ये अपने रेवेन्यू गाइडेंस को घटा रहे हैं। अच्छा, पीआई के लिहाज से ये पायरोक्सोसल्फोन जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंपोनेंट है इनके सीएसएम सेगमेंट के लिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्लाइंट इनका अगर गाइडेंस कट कर रहा है तो और भी आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब जब दिसंबर में इस तरह की बातचीत हुई थी कि ग्लोबल डिस्टॉकिंग हो रही है एक्सेट्रा, तो उस दिन, और मुझे स्पेसिफिकली डेट याद है, 12-13 दिसंबर के दिन स्टॉक में खासी गिरावट आई थी और 12 दिसंबर को अकेले स्टॉक 9.5 से 10% टूटता हुआ दिखाई दिया था। इनफैक्ट इंट्राडे में ज्यादा फॉल था लेकिन क्लोज ये करीब करीब 10% हुआ था। तो वहां से अगर आपको रिलेट करें, यही कंपनी एक बार फिर अगर आप आके कह रही है कि गाइडेंस वो कम कर रहे हैं तो पीआई इंडस्ट्रीज पर ये भारी पड़ सकता है। एक बड़ा अहम ग्राहक अपना गाइडेंस कट कर रहा है, दिक्कत वहां पे है, तो दिक्कत पर्कुलेट होके इस पे भी आ सकती है, ऐसा डर चार्ट्स पे। लेकिन पीआई मानस, देखिए कंसोलिडेशन दिखता है, यहाँ पर कोई मेन ट्रेंड नहीं दिख रहा है, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे 3475 पे एक सपोर्ट है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 3475 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, उससे पहले आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश खरीदारी तभी करें जब हमें ब्रेकआउट 3750 के ऊपर देखने को मिले, उससे पहले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 3475 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। सचिन, एमजीएल रेडी रखिएगा, महानगर गैस, हमने बिग स्टॉक्स में भी उसकी चर्चा करी थी। हर्षदा, क्या अपडेट्स? एमजीएल का की एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है आशीष, और उसमें उन्होंने कई चीज़ों का खुलासा किया है। कंपनी बेसिकली कह रही है कि FY25 में करीब 1000 करोड़ तक की पाइपलाइन इंफ्रा में निवेश होता हुआ दिखाई देगा। इसमें
पीएनजी, सीएनजी दोनों साइड ऑफ बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से यह भी बयान आया है कि वॉल्यूम्स जो हैं वो करीब 6 से 7% के आसपास रहने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ये भी कहती है कि जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से और कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मार्जिन्स जो हैं वो करीब 9 से 11 रुपए प्रति एससीएम देखने को मिल सकते हैं, जहां पर FY24 के साल में 14 रुपए के आसपास थे। अब मार्जिन्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट होंगे? क्योंकि एपीएम एलोकेशन कम हो रही है, उसके चलते वो मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आएगा और हायर स्पॉट एलएनजी प्राइसेस के चलते वो कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो ये इन्होंने दरअसल एक आउटलुक दिया है। कंपनी ने ये भी कहा है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस और ग्रोथ पर कंपनी का फोकस रहेगा। आने वाले समय में कुछ और एनर्जी से जुड़े हुए कारोबार में कंपनी डाइवर्सिफाई भी करना चाहती है, इसीलिए वो स्टॉक आज फोकस में। ओके, चार्ट्स पे लेकिन एमजीएल कैसा? सचिन, तेजी करोगे आप? आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशंस और भी बढ़ानी चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्राइस पे, यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया है जो लगभग अराउंड 1250 के आसपास प्लेस्ड है। एंड जिस तरीके से वापस यहाँ पर भी रिकवरी आ रही है इमीडिएट बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है 1450 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। 1710 तक के पैटर्न टारगेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। एंड डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो आई थिंक रिवर्ट टू दिस अपॉर्चुनिटी काफी स्वीट है। जब तक 1240 के नीचे अब ये वीकली क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, आई थिंक तब तक ये ट्रेंड ऑन द बुलिश साइड इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो आई थिंक एवरी डिक्लाइन विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इवन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एज वेल एज पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। तो 1710 के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए यहाँ पर डेफिनेटली अपनी पोजीशन बढ़ानी चाहिए। 1710 एग्रेसिव टारगेट्स हैं भाई साहब, डेफिनेटली लॉन्ग्स बनाने चाहिए इस स्टॉक एमजीएल में। 9 बजे के करीब जा रहे हैं, ना एम्फोसिस का लार्ज ट्रेड हुआ है, ना लक्ष्मण की तरफ से पोर्टफोलियोज रिलेटेड अब तक अपडेट आए। क्विकली इस बीच एक काम करा जाए, बाकी के सारे स्टॉक्स इन न्यूज। हजदा कौन कौन से? कुछ फार्मा कंपनियां रेडार पर रहेंगी आज आशीष। उसमें लुपिन, उन्होंने एक बीटीए एंटर किया है। लुपिन लाइफ साइंसेस को अलग एक ट्रेड जेनरिक बिजनेस इंडिया में शुरू करते हुए दिखाई देंगे, 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा। डॉक्टर रेड्डीज, इनकी जो श्रीकाकुलम की आंध्र प्रदेश की यूनिट है, यूएसएफडीए ने 4 ऑब्जर्वेशंस फॉर्म 483 के साथ इशू किए हैं। उस पर कंपनी ने कहा है कि वो जल्द से जल्द काम करेंगे। जुबलेंट फार्मोवा को करीब यूएसएफडीए की तरफ से 3 ऑब्जर्वेशंस आए हैं इनकी वॉशिंगटन यूनिट के लिए, और वहां पर भी कंपनी अपने एक्शन प्लान पर फोकस करेगी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। कॉरमेंडल इंटरनेशनल के लिए एक अपडेट आया है। स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो फर्टिलाइजर प्लांट दरअसल काकीनाडा में इन्होंने शुरू करने की बात कही है। एनुअल कैपेसिटी 2 मिलियन टन की रहेगी। न्यू जनरेशन ऑफ फर्टिलाइजर में कंपनी उतरती हुई दिखाई दे रही है। संवर्धन मदरसन, मूडीज ने अपग्रेड की है क्रेडिट रेटिंग कंपनी के लिए, Baa3 पर आती हुई ये नजर आ रही है। आउटलुक स्टेबल है। कुछ ऑर्डर विंस पर आज मार्केट रिएक्ट कर सकता है। केईसी इंटरनेशनल 1061 करोड़ के अलग अलग बिजनेसेस के लिए ऑर्डर्स मिले हैं। आरवीएनएल लोएस्ट बिडर उभर कर आया है। दक्षिण रेलवे के लिए 156 करोड़ का ऑर्डर है। रेलटेल को दरअसल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज की तरफ से 81 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। रेमंड पर नजरें रखिएगा। रेमंड दरअसल एक MIG 6 हाउसिंग सोसाइटी बैंड्रा ईस्ट में रीडेवलपमेंट के लिए ले रही है और रेवेन्यू पोटेंशियल 2000 करोड़ का है। IDBI बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर आया है। ये असेसमेंट ईयर 16-17 का था, लेकिन रिफंड है 2701 करोड़ का। अब कंपनी कह रही है कि वो एसेस करेंगे इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या रहेगा, लेकिन एक साइजेबल रिफंड कंपनी के हाथ आता हुआ। गोदावरी पावर एंड इस्पात भी आज खबरों में है। जून 15 को बोर्ड बैठक है बायबैक पर। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। हो गई सारी मुनाफे की तैयारी। एक काम करा जाए, ट्रांजिशन कर लिया जाए, क्योंकि हो सकता है पहला सौदा की शुरुआत में वो अपडेट्स आ रहे हों दिल्ली से, उसके लिए थोड़ी सी जगह बनाना जरूरी। ट्रांजिशन कर रहे हैं मुनाफे की तैयारी समेट के पहला सौदा की तरफ। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।